गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना एम के चतुर्वेदी और यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड और पीजीटी बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये आपका लाइव बैच है एप्लीकेशन पर, आप सभी जुड़ सकते हो हमारे साथ। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको क्लासेज पसंद आती है और हमारे प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है तो निश्चित तौर पे आपके दोस्तगण साथीगणों को ज़रूर सजेस्ट करोगे और आपके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ोगे। चलिएगा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पिछली क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के हम डिस्कस हमारा चल रहा था पिछली क्लास में। यहाँ पर हमने गैसेस की बातें कर रहे थे। वायुमंडल में जो गैस मिलती हैं, गैसों का जो डेंसिटी है वो किस प्रकार से है, ये हमने कुछ पिछली क्लास कंप्लीट किया था। फर्स्ट जो हमने गैस देखी थी उसका नाम नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन की कुछ विशेषताएं मैंने आपको नोट करवा दी थी। बाकी की कुछ जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम देखने वाले। नाइट्रोजन N2, मैंने आपको कल की क्लास में ये भी बताया था कि नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने की थी और नाइट्रोजन जैवमंडल के लिए अति आवश्यक गैस मानी जाती है। रीजन मैंने इसका बताया था कि पादप अपना विकास करने के लिए, पादप है जो अपना विकास करने के लिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो हम वायु दाब, एयर प्रेशर को महसूस नहीं कर सकते थे, फील नहीं कर सकते थे। साथ के साथ में पवनों की शक्ति को हम महसूस नहीं कर सकते थे और प्रकाश के परावर्तन को हम महसूस नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, क्योंकि हम इन चीज़ों को महसूस करने के लिए हमको वायुमंडल में नाइट्रोजन की आवश्यकता है। नाइट्रोजन का डेंसिटी एटमॉस्फेयर में 78.08% मिलता है। अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में लास्ट जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था आपके साथ। नाइट्रोजन के बारे में कहा जाता है कि इसका पर्टिकुलर कोई रंग ही नहीं होता है, इसीलिए इसे रंगहीन कहते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसीलिए इसे स्वादहीन कहते हैं। और इसकी कोई खुशबू नहीं होती, इसीलिए इसे गंधहीन गैस इसीलिए इसे गंधहीन गैस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट कि यह जो नाइट्रोजन है ये आपके रंगहीन, स्वादहीन, रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। कौन? नाइट्रोजन। ये थोड़ा आपको याद रखना है कि सर पर्टिकुलर ये रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है। अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में इसका डेंसिटी नहीं होता और एटमॉस्फेयर में अगर आपके नाइट्रोजन नहीं होती तो फिर क्या होता? ये होता कि जो वस्तु को आप जला रहे हो वो जलती रहती, उस पर नियंत्रण प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाता। तो वस्तु को तेजी से जलने से रोकने का कार्य करती है नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में नहीं हो और इसका डेंसिटी कम हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो समझिएगा कि फिर आप वस्तु को तेजी से जलने से नहीं रोक सकते। तो नाइट्रोजन वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है। इसके बारे में ज्योग्राफर्स बताते हैं कि नाइट्रोजन का लार्जेस्ट जो डेंसिटी मिलता है वो 120 किलोमीटर तक मिलता है। वैसे ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन 120 किलोमीटर के बाद मिलेगी नहीं, मिलती है, लेकिन इसका हाईएस्ट जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 120 किलोमीटर तक ही होता है। अब बहुत सारे यौगिक होते हैं, बहुत सारे आपके जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और उनके द्वारा नाइट्रोजन का उत्सर्जन किया जाता है, जिसमें से एक आपका प्रमुख ह्यूमन बॉडी मानव है जो भी नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है।
उत्सर्जन के बाद जो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन को संतुलन करने का कार्य करती है। तो मतलब नाइट्रोजन को वायुमंडल में संतुलित करने का कार्य कौन करता है? नाइट्रोजन साइकिल, मतलब नाइट्रोजन चक्र करता है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, देखिएगा इनको ध्यान से। पहला पॉइंट कि वस्तु को तेजी से जलने पर रोकती है, और अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो वस्तु तेजी से जलने से नहीं रुकती। दूसरी बात यह है, नाइट्रोजन की सघनता वायुमंडल में 120 किलोमीटर तक सर्वाधिक मिलती है। नाइट्रोजन की जो डेंसिटी है वो 120 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा मिलती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद नाइट्रोजन नहीं मिलती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को नियंत्रित करने का कार्य या संतुलन करने का कार्य नाइट्रोजन चक्र करता है। समझ गए? तो इसके द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अगली जो आपकी गैस है, उस गैस का नाम, इसका जो मतलब इसका परसेंट जो आपका वॉल्यूम है, वो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में इसका जो डेंसिटी मिलता है वो 78.08%। तो मतलब सर्वाधिक सघनता मिलती है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली गैस लेते हैं, और दूसरे नंबर पे हम जो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, महत्वपूर्ण गैस थी जिसका नाम ऑक्सीजन है। इसका अमाउंट एटमॉस्फेयर में सेकंड स्थान पर है। ये वायुमंडल में जो मिलती है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि नाइट्रोजन की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन का जो फैलाव है वो वायुमंडल के निचली परत में मिलता है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन एक हैवी गैस है। हैवी गैस होने के कारण इसकी जो सघनता निचली परत, लोअर लेयर में सबसे ज्यादा मिलती है, जिस प्रकार से आपके नाइट्रोजन की सघनता मिल रही थी। जंतु को जीवन प्रदान करती है ऑक्सीजन, तो इसीलिए ऑक्सीजन को, जंतु हो या मानव हो, उसके लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है, तो इसीलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु की संज्ञा दी गई है। ये पादप के उत्पादन, मतलब जो पादप
इसका जो उत्पादन होता है वो पादप यानी पौधे करते हैं ऑक्सीजन का उत्पादन। इसीलिए हमने काफ़ी बार देखा होगा कि जब एनवायरनमेंट पर बात की जाती है तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वृक्ष लगाओ। और अमेजन नदी, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका की अमेजन रिवर, उसे संसार का लंग्स कहते हैं, वर्ल्ड लंग्स के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को जो फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ से पूरे विश्व को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है? लंग्स के लिए। लगातार आपके प्रदूषित गैसें अगर आपके लंग्स में चली जाएंगी तो उसके बाद एक समय के बाद आपका लंग्स कह देगा कि भैया अब मुझे आप छोड़िएगा, अब मैं काम नहीं कर सकता। तो उत्पादन करना ऑक्सीजन का या संश्लेषित करने का कार्य कौन करता है? पादप करता है। अब जैसे मैं कह रहा था कि वस्तु को तेजी से जलने से रोकती है कौन? नाइट्रोजन। लेकिन ऑक्सीजन वस्तु को जलाने के लिए प्रेरित करती है कि जलिएगा तुम। अगर वायुमंडल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की डेंसिटी नहीं होती तो निश्चित तौर पे फिर ऐसा होता कि वस्तुएं नहीं जल पाती, फिर उसके बाद नाइट्रोजन भी कुछ नहीं कर सकती थी। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आया कि इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री है आपकी, इंडस्ट्री सभ्यता का जो उद्भव करने वाली जो गैस है, मतलब जैसे कह सकते हैं कि इंडस्ट्री सिविलाइजेशन का जो बेसिस है वो आपकी ऑक्सीजन गैस है। क्योंकि इंडस्ट्री विदाउट पावर के डेवलप नहीं हो सकती। तो औद्योगिक सभ्यता का आधार वाली जो गैस है वो ऑक्सीजन है। कौन सी है? ऑक्सीजन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लिखिएगा इनको। नंबर 1, यह है भारी गैस होती है, इसलिए वायुमंडल की निचली परत में मिलती है। और कोई इसका रीजन नहीं है। आगे, ऑक्सीजन का उत्सर्जन या संश्लेषण पादप या पौधे करते हैं। ऑक्सीजन का जो उत्सर्जन होता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वस्तु को जलाने के लिए आवश्यक है, वस्तु को जलाने के लिए आवश्यक गैस मानी जाती है। क्यों? इसका रीजन समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वस्तु को जला नहीं सकते। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने पर वस्तु को जलाया नहीं जा सकता।
अगर आपके ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है वायुमंडल में तो आप वस्तु को जला नहीं सकते, याद रखना। और इसीलिए ऑक्सीजन को औद्योगिक सभ्यता का आधार, मतलब औद्योगिक सभ्यता वाली गैस माना है। इसीलिए जो ऑक्सीजन है उसको औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक सभ्यता वाली गैस माना है। औद्योगिक सभ्यता वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन है, याद रखना इसके बारे में। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं कि सर ऑक्सीजन वायुमंडल में नियंत्रण कैसे होती है, तो इसके लिए ऑक्सीजन साइकिल है। उस ऑक्सीजन साइकिल के माध्यम से ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में नियंत्रित किया जाता है, समझ गए? तो संतुलन करने का कार्य है। तो लिखिएगा ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में संतुलन या नियंत्रण करने का कार्य नाइट्रोजन चक्र करता है। जो आपका नाइट्रोजन चक्र है उसके माध्यम से इसे संतुलित या नियंत्रित किया जाता है। अब इसके बारे में कहेंगे कि सर इसका एक्सटेंशन कितने किलोमीटर तक मिलता है। वैसे उसके बाद भी इस ऑक्सीजन का विस्तार मिलता है, लेकिन इसका हाई जो डेंसिटी मिलता है, समझिएगा, जैसे ये आपका अर्थ है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, आपको समझाया कि ये आपका अर्थ है, इस अर्थ के कितने किलोमीटर तक इसका हाई डेंसिटी मिलेगा, उच्च सघनता मिलेगी। तो यहां पर याद रखना कि इसकी जो हाई डेंसिटी मिलती है एटमॉस्फेयर में, वो 16 किलोमीटर तक मिलती है। इसके बारे में बताया जाता है कि इसका एक्सटेंशन, जो इसका विस्तार मिलता है, वो इसका विस्तार 64 किलोमीटर तक मिलता है। इसके बाद जब भी आप जाते हो तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब इसका जो डेंसिटी है वो कम होता जाता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में अपर लेयर की ओर जाओगे तो वैसे वैसे इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो यहां पर ये याद रखना कि उच्च सघनता मिलती है 16 किलोमीटर तक। और इसका जो विस्तार मिलता है, एक्सटेंशन, वो 64 किलोमीटर तक मिलता है। किसका? ऑक्सीजन गैस का। तो ये ऑक्सीजन गैस के बारे में मैंने आपको बताया। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब देखो यहां पर दो बातें हैं। जब आपका दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे अपना विकास और वृद्धि करते हैं, मेरी बात को समझने का प्रयास करना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे अपना वृद्धि और विकास करते हैं, तो दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन रात के समय कुछ उल्टा होता है, पौधे CO2 का उत्सर्जन करते हैं और यहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो मेरी बात को आप समझ गए, क्योंकि रात के समय सूर्य के प्रकाश में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक चित्र बनाता हूं और उस चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा कि जैसे ये आपका सूर्य यानी सन है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया,
एक पौधा बना दिया, समझिएगा, इसमें हमने एक पौधा बना दिया। ये पौधा कुछ इस तरीके से है, ये आपका पौधा है, ठीक है। ये पौधे की जड़ें हैं, रूट्स, ये आपका पौधा है। दिन के समय क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, यहां पर ये दिन की स्थिति है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो पौधा होगा वो पौधा ग्रहण तो क्या करता है, CO2, और उत्सर्जन किसका करता है, ऑक्सीजन का, O2 का। लेकिन रात के समय कुछ उल्टा होता है। रात के समय हमें जो चांदनी दिखाई देती है कि कितनी खूबसूरत चांदनी रात है और तारों की बरसात है, तो यहाँ पर ये चंद्रमा का प्रकाश रहता है रात के समय, तो यहाँ पर लाइट किसका रहता है, चंद्रमा का। तो ये रात का मौसम है। और रात के समय कुछ उल्टा होता है, जो आपके वेजिटेशन होते हैं, पौधे, वो पौधे क्या करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं। और उत्सर्जन किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसीलिए मना किया जाता है कि रात के समय तुम पौधों के नीचे मत सोना, नहीं तो तुम फिर अगली कुछ समय के बाद तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ रीजन क्या होता है कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की कोई क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, लेकिन यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो पौधे ने अपना भोजन बनाया। अपना क्या बनाया, भोजन बनाया। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूं कि जिसको हम धर्म के नाम से जोड़ते हैं, इसे रिलीजन इश्यू माना जाता है। हिंदू धर्म के सनातनी लोग तुलसी के पौधे को अपने घर के बीच में लगाते हैं, आपने देखा होगा। मित्रों, मुझे ये बताइएगा कि तुलसी के पौधे को अपने घरों के बीच में क्यों लगाते हैं हिंदू धर्म के लोग। रीजन सुनिएगा, क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है, तुलसी, सुनिएगा, तुलसी एक ऐसा पौधा है। और दूसरी बात, एलोवीरा, 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 एलोवीरा भी एक ऐसा पौधा है जो रात के समय ऑक्सीजन O2 का उत्सर्जन करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके घरों में तुलसी और एलोवेरा के यदि आप पौधे लगा के रखोगे तो आपको रात के समय भी फुल ऑक्सीजन मिलेगी। आपके कमरे में एक तुलसी का पेड़ लगाइए, ये दोनों ऐसे पौधे हैं जो रात के समय O2 का उत्सर्जन करते हैं, बाकी सभी पौधे CO2 का उत्सर्जन करते हैं। तो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाते हैं पौधे रात के समय। क्लियरली मेरी बात को आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे जो अगली आपकी गैस है उसका नाम क्या है, ऑर्गन। इस आपको बता दिया था क्या, ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 20.94% है वायुमंडल में, याद रखना। तो सेकंड लार्जेस्ट गैस है। अब यहां पर जो थर्ड आपकी गैस है उसका नाम है ऑर्गन। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन का कितना परसेंट है वायुमंडल में।
तो एक बात तो याद रखनी है कि सर इसका ऑर्गन का 0.93% है, और इसका जो मात्रा है वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट है, अमाउंट के आधार पे थर्ड गैस है वायुमंडल की, तो इसे तीसरा स्थान मिला है। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। और इसका परसेंट कितना है? 0.93% है। अब सुनिएगा, ये क्या है? हल्की गैस होती है। तो हल्की गैस होने के कारण ये वायुमंडल की ऊपरी परत में मिलती है। किस में मिलती है? ऊपरी परत में। इसके लिए एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हल्की गैस होती है, इसलिए वायुमंडल की ऊपरी परत में मिलती है। यहां पर लिख लीजिए, वायुमंडल की हल्की गैस होने के कारण ऊपरी परत में मिलती है। कौन सी परत में मिलती है? ये ऊपरी परत में मिलेगी। अगली गैस लेते हैं CO2। देखिएगा, नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनिएगा इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जैव मंडल के लिए आवश्यक गैस मानी जाती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि पादप जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल आदि की सहायता से भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई? वही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे बढ़ी? तो इसका रीजन क्या है कि जब जीवाश्म जो जीवों के अंश होते हैं उस अंश से पेट्रोलियम, मतलब आपके फ्यूल ईंधन, जिन्हें फ्यूल ईंधन कहा जाता है, फ्यूल मिनरल कह सकते हो, ईंधन खनिज कहते हैं, तो फ्यूल मिनरल के रूप में हम आज वर्तमान के समय में संसाधनों में इनका यूज करते हैं। तो जिसके कारण होता क्या है कि उनसे CO2 का उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन के दहन से, और जब CO2 का उत्सर्जन होता है तो वायुमंडल में CO2 की डेंसिटी बढ़ती है।